तो वे लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन किया था, एल्केन्स शुरू किया था हाइड्रोकार्बन्स का, और एल्केन्स में हमने कुछ प्रिपरेशंस की थी फ्रॉम एल्काइंस किया था, जहां पे हमने कैटालिटिक रिडक्शन किया था, राइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया था जहां पे एल्कीन्स और एल्काइंस का, राइट। और हमने किससे किया था, कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस किया था, वुड्स रिएक्शन किया था, राइट, और एल्काइल लिथियम वाली रिएक्शंस हमने की थी, राइट। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमने यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहां से क्या किया भैया, रिमूव कर दिया, ठीक है। लिखिए जरा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ molecule of CO2, the process of removal of a molecule of CO2 from an organic compound is called decarboxylation. राइट। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा हमारा, जहां पे C और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, वो कौन सा होएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो हमने यहां पे ये किया RCOOH लिया, इसका हमने NaOH के साथ रिएक्शन किया, राइट। तो ये क्या बना के देगा, ये एसिड है, ये बेस है, क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो RCOONA प्लस वाटर मिल गया हमें, राइट, क्लियर हो गया। नाउ दिस इज सॉल्ट। अब हमने यहां पे क्या किया, RCOONA, इसको हमने किसके साथ, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दिया। अब सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, इन दोनों का मिक्सचर है। अब यहां से क्या होने वाला है, ये Na2CO3 रिमूव हो जाएगा, माइनस Na2CO3, और ये बना के देगा RH और Na2CO3। यहां पे लिख दो, ये यहां पे लिख दो, एक ही बात है, राइट, क्लियर हुआ। अब इसका रेशियो रहता है सोडा लाइम में, सोडा लाइम इज NaOH प्लस CaO इन रेशियो 3:1। क्लियर है, समझ आ गया भाइयों बहनों। और ये जो रिएक्शन है हमारा कितने पे होता है, 630 केल्विन पे। अब देखो यहां पे रिएक्शन कैसे होएगा, ये मैंने NaOH लिया था, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, इसके साथ रिएक्शन किया। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमने कैल्शियम ऑक्साइड का तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना यहाँ पे, लग रहा है आपको। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, जब आपने ये रिएक्शन किया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, इस वाटर को खत्म करेगा। जैसे ही ये वाटर इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हम एक्सटर्नली हीट कर रहे हैं 630 केल्विन। ये स्टार्टिंग में इनिशियली हमें हीट करना है, उसके बाद क्या होगा, ये टेम्परेचर खुद से मेंटेन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा और हमें हाइड्रोकार्बन मिलता रहेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट ऑफ द सीरीज भी बोलते हैं। डिसेंट ऑफ द सीरीज मतलब क्या हुआ, जो रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो गया। यहां पे हमारे पास कितने कार्बन है, R प्लस C, और यहां पे प्रोडक्ट में कितने मिले हमें, R, एक C जो था वो गायब हो गया। सपोज करो हमने यहां पे लिया CH3COOH, इसका हमने NaOH के साथ रिएक्शन किया, इट विल प्रोड्यूस CH3COONA प्लस वाटर। ये CH3COONA रिएक्ट करेगा फिर से किसके साथ, NaOH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एट 630 केल्विन। यहां से क्या होएगा, Na2CO3 निकल गया और ये बना के देगा हमें CH4। यहां पे हमारे पास 2 कार्बन थे और प्रोडक्ट साइड पे हमें एक ही कार्बन आके मिला। दिस इज नोन एज डिसेंट ऑफ द सीरीज और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जो था भैया वो हमारा रिमूव हो गया। फाइन, क्लियर है।
चलिए ये रिएक्शन हो गया। अभी आपको कैल्शियम ऑक्साइड का वो पता चल गया क्यों हमने यूज किया कैल्शियम ऑक्साइड यहां पे, राइट। अभी अगर देखो हम सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी हमारा काम हो रहा था, बट कैल्शियम ऑक्साइड हमने डालने से क्या हुआ, दो चीजें हुई। एक तो वाटर हमारा जो था वो रिमूव हो गया अपने आप, और जो टेम्परेचर हम बार बार दे रहे थे 630 केल्विन वो हमारा मेंटेन रहा, राइट। लिखवा दूं ये चीज, लिखो चलो। Soda lime is preferred because of the following two reasons. Soda lime is preferred because of the following two reasons. First लिखिए CaO calcium oxide permits the reaction to be calcium oxide CaO permits the reaction to be carried out at relatively higher temperature to ensure complete decarboxylation. सेकेंड पॉइंट लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड कीप्स NaOH dry because it is calcium oxide keeps NaOH dry because it is quite hygroscopic in nature. अभी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है भाई बहनों, कि ये हमारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे नमक होता है ना हमारा, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्री फ्लो नहीं रहता, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखिए कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। चलिए कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, RCOONA, इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया, इसका हमने कर दिया इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमें क्या बना के देगा, R बना के देगा, डबल R ट्रिपल में, प्लस 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कैसे बना ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में आते हैं, यहां पे हमारे पास दो क्या होते थे, इलेक्ट्रोड होते थे भाइयों बहनों, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलते थे, नेगेटिव वाले को हम कैथोड बोलते थे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मिक्स मत करना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो था वो नेगेटिव था, यहां पे एनोड क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट। अब देखो RCOONA था भाइयों बहनों, ये कैसे टूटेगा हमारा, RCOO माइनस और Na प्लस में। हाँ जी, क्लियर है ये। अब हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले ले, इसके CH3 बना देता हूं यार, लेट्स से 2 मोल्स ऑफ CH3CONA, तो ये बना के देगा CH3OONA एंड 2 सोडियम। क्लियर है। अब सपोज करो हमने यहां पे वाटर लिया, अब वाटर कैसे टूटता है भाई बहनों, 2H प्लस में और 2
OH नेगेटिव में, क्लियर है। अब यहां पे हमारे पास भाइयों बहनों एनोड है, एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। अब इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन कौन चीजें जाएंगी जो नेगेटिवली चार्ज है, एक हमारा ये जाएगा और एक ये जाएगा। अब इन दोनों में से कौन जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ज्यादा है, whose discharge potential is more। तो इसमें से CH3COOH जो है CH3COO माइनस ये पहुंच जाएगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2CH3COO डॉट में और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। यहां तक क्लियर है बेटा। ये देखो एक ये वाला पार्ट था CH3COO ने जो हमने ऐसे डाला, वो CH3COO माइनस में और Na प्लस में टूट गया। यहाँ पे वाटर था तो 2H प्लस और 2OH नेगेटिव में गया। अब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव चीजों इसके पास जाना मूव करना शुरू करेंगे। CH3COO माइनस है और एक OH माइनस है। अब इनके इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज पोटेंशियल होते हैं, जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होते हैं वो मूव कर जाता है, क्लियर है। OH का काफी कम होता है तो ये नहीं जाता, कभी भी नहीं जाएगा, 90% केसेस में नहीं जाएगा, ये जाएगा। ये पहुंच गया यहाँ पे। अब CH3COO माइनस था बेटा, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास एक अनपेड रहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास, एनोड के पास। अब ये टूटेगा, अब ये CH3COO माइनस, लेट मी सी ये कैसे तोड़ा हुआ इनको, मुझे वैसे ही दिखा हुआ है। अब देखिए CH3C डबल बॉन्ड O विद अ डॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाइयों, यहां पे होमोलिसिस कर देते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बना के देंगे, 2CH3 प्लस CO2, कितने CO2, 2CO2। ये CH3 डॉट एक CH3 डॉट के साथ मिलके क्या बना देगा, C2H6, क्लियर है, समझ आ गया सिंह साहब। अब उसके बाद चलते हैं एनोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। अब कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भागेंगी, एक ये भागा और एक ये भागा। अब सोडियम हमने पढ़ा था एक रिएक्टिविटी सीरीज, लिटिल केदारनाथ का नाथ पहले नीचे ही आ जाता है, आलू जरा फीके से पकाता है, हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है, तो इन दोनों में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 है, सोडियम का तो माइनस में है। तो कौन जाएगा यहाँ पे कैथोड के पास, हाइड्रोजन। तो कैथोड ने क्या करना है, ये H क्या था, प्लस था, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2 हाइड्रोजन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2H में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। समझ आया। अब बचा क्या क्या मेरे पास सोल्यूशन में, Na प्लस बच गया और OH बच गया। कितने कितने NaOH बन गए मेरे पास यहाँ पे, 2। ये रिएक्शन हमने 2 NaOH रखा था, एक हाइड्रोजन बना तो एक हाइड्रोजन लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कितने बने थे हमारे, 2, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे CH3 था तो हमने यहाँ पे C2H6 लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या लिया था, CH3COONA। क्लियर हो गया। लिख लीजिए रिएक्शन कैथोड और एनोड की ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, CH3COONA प्लस वाटर, दिस विल गिव अस CH3 प्लस 2 NaOH प्लस H2 प्लस 2 CO2। समझ आ गया भाइयों, क्लियर है। लिख लीजिए इसे, प्लीज राइट इट डाउन। हाँ जी, क्लियर है ये। समझ आ गया, तब कर दो, चलिए।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे होएगा, HI और रेड फॉस्फोरस के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे। चलिए लिखिए, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स and carboxylic acids. राइट, चलिए क्या होएगा यहां पे, हमने एल्कोहल का ROH का किसके साथ रिएक्शन, देखो HI जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस ये किया हमने एट 423 केल्विन, तो ये भैया हमारा कन्वर्ट हो जाएगा RH के अंदर, ठीक है जी, और I2 के अंदर और वाटर के अंदर। ये जो रेड फॉस्फोरस है ये क्या करेगा, इस आयोडीन को लेके चला जाएगा ताकि रिएक्शन मेरा रिवर्सिबल डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है। अगर मैंने ये रेड फॉस्फोरस नहीं डाला ना तो रिएक्शन क्या होएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये रेड फॉस्फोरस डाला और ये क्या करेगा, इस I2 के साथ मिलके PI3 बना देगा। क्या बना देगा, PI3। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट करते हैं, हमने RC डबल बॉन्ड O OH लिया, इसका हमने HI के साथ रिएक्शन कर दिया। ओके, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, एक R 2H 3H O चला गया, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये हो गई। अब हमने इसका 4HI के साथ रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन इज ऑफ नहीं सिंगल नेचर, 423 केल्विन रेड फॉस्फोरस के साथ हमने किया, तो ये हमें क्या बना के देगा, RCH2OH सॉरी RCH3, ठीक है जी, प्लस I2 प्लस वाटर। इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2I2 हो जाएगा बस यहाँ, फाइन। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। उसके बाद हमने किया RCOR', इसका भी हमने HI के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट 423 केल्विन, तो ये कन्वर्ट होएगा RCH2R' के अंदर प्लस I2 प्लस वाटर। क्लियर है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही हमने एक और ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, इसका HI के साथ रिएक्शन किया रेड फॉस्फोरस के साथ एट 423 केल्विन, तो ये हमें बना के देगा RCH3 प्लस I2 प्लस वाटर। बैलेंस कर लीजिएगा इसे, हो गई बैलेंस। सो दिस इज द रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन by the action of water on carbide, by the action of water on beryllium carbide, and beryllium के साथ में कौन आता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। राइट, बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब ग्रुप 2 के
जितने भी कार्बाइड है, ग्रुप 1 के कार्बाइड स्टेबल नहीं होते हैं, ग्रुप 2 के जो कार्बाइड हैं दे आर स्टेबल। अब देखो यहां पे हमने इसका फॉर्मूला लिया BeC, क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला? चलो देख लेते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम ग्रुप 2 का है तो कितना चार्ज होना चाहिए? +2 होना चाहिए। कार्बन पे कितना चार्ज होता है भाइयों बहनों? अगर वो कार्बाइड बनाएगा तो कितना चार्ज होना चाहिए? हाँ जोर से बोलो। -4। तो इसका चार्ज इसके पैर में, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया भैया? Be2C। इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो क्या बनाएगा ये? अब बेरिलियम है, बेरिलियम इज ए मेटल, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब यहां पे कार्बन पे C-4 था, तो कितने हाइड्रोजन इसे सेटिस्फाई करेंगे? 4, तो CH4 बन गया। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कंपाउंड एंड दिस इज द रिएक्शन। ओके, ठीक है जी, गुस्सा तो नहीं हुआ? इसे बैलेंस कर लेते हैं। 2BeOH हो गया। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। अब ऐसे ही हमने एल्यूमिनियम का लिया। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है बेटा? भाइयों बहनों, एल्यूमिनियम इज ग्रुप 13 एलिमेंट, तो +3 आ जाएगा। कार्बन पे कितना होएगा? -4, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Al4C3। इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दीजिए, क्या बन जाएगा? AlOH होल थ्राइस। अब इस कार्बन पे कितना चार्ज है? -4, तो क्या बनवा के देगा ये? CH4। बैलेंस कर लेना इसे। यहां पे 4 देख लेते हैं, यहां पे 12, 3, 4। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ आ गया? बाकी कार्बाइड कुछ और बनाएंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर आप उनके कार्बाइड लोगे और उनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो एल्काइंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एल्काइंस। ठीक है, वो जब एल्काइंस कर रहे होंगे तो वहां पे आएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वहां पे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, यहां पे भी कराऊंगा, फिर बाद में भी कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज, नेक्स्ट प्रिपरेशन खत्म हो गई। नेक्स्ट लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब देखो बेटा, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे ना, तो 3-4 चीजें ही हमने डिस्कस करनी है। क्या होएगा? एक तो स्मेल हो गया, क्योंकि फिजिकली हम उसे सूंघ सकते हैं। ठीक है, उनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और चौथी चीज क्या आती है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना? जैसे कई लोग होते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त है ना, कुछ भी दिखेगा तो वो क्या करेगा? पहले उसे सूंघेगा। मतलब कुछ भी ऐसी अननोन चीज मिलती है, जैसे कहीं घर पे कुछ ऐसा पड़ा हो, उसे पूछो क्या है, तो सूंघेगा, फिर उसे मुंह में भी टेस्ट भी करेगा, है ना? होती है, लोगों की आदत होती है। आपने देखा होगा यार, कोई कुछ लोग फ्रूट लेने जाते हैं, पहले जाके उठाएंगे, सूंघ के देखेंगे, दबा के देखेंगे, सूंघ के देखेंगे, है ना? आदत होती है। तो वो क्या कर रहे होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? क्या था? ओके, तो फर्स्ट लिखिए बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट बेटा किस चीज पे डिपेंड करती है? ध्यान दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट हमारा फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, देखो बॉइलिंग पॉइंट में हो क्या रहा है, समझो भाइयों, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? ये सरफेस है, राइट? अब सरफेस से अब कोई भी चीज बॉइल कब करती है? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो चीज बॉइल करेगी। क्लियर है? समझ आ गया? तो थोड़ा सा टफ था, बट बॉइलिंग प्रोसेस में हो क्या रहा है?
जो सरफेस है ना, सरफेस से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स हमारे निकल के एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, क्योंकि पहले वो जुड़े हुए थे, उसके बाद क्या हुआ, जब उनका बॉन्ड टूट गया तो वो एटमॉस्फेयर में चले गए। ऐसा ही होता है ना। जैसे आपने वाटर लिया, वाटर के आपने गिले हाथ थे तो आप ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हो तो वो इवेपोरेट होता है, ठंडा फील हो रहा होता है। तो वो क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा होता है। कुछ चीजें होती हैं जल्दी से होती हैं। अब प्रीति ने नेल पेंट लगाया, उन्होंने क्या किया, बॉटल को खुला ही रख दिया, क्या होएगा, उड़ जाएगा वो, है ना। ढक्कन उन्होंने खोल के रखा था, वो इवेपोरेट हो गया। क्यों इवेपोरेट हो गया, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, लो था। अब सपोज करो इन्होंने, है ना, एलपीजी गैस सिलेंडर था, क्या बोलते हैं उसे, एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अब वो लिक्विड फेज में थी, बट जैसे हमने उसे ऑन किया तो वो लिक्विड स्टेट में दिख रही थी आपको, किस स्टेट में थी वो, गैसियस में। तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, क्योंकि कोई भी चीज बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से, इसी वजह से वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रही है, गैसियस फेज में। समझ लो। अब आप मरकरी लो, मरकरी को बॉईल करना शुरू करो, पहले तो हाथ ही मत लगाना, अगर कभी मिल जाए तो बॉईल भी मत करना। मतलब वैसे अगर कभी, है ना, आप लोग में से कोई होनहार बच्चा हमारा साइंटिस्ट बन जाता है ना, तो विल ट्राई टू बॉईल इट, है ना, तो बट इट टेक लॉट ऑफ, है ना, लॉट ऑफ एफर्ट। आप आयरन को, एल्यूमिनियम को बॉईल करोगे, मेल्ट भी करोगे, तो मेल्ट करने में बहुत टाइम लगता है, बॉईल करना तो अलग ही लेवल की बात होगी, है ना। तो चीजें समझ रहे हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, उनके फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। वाटर के अंदर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग थे, बट मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके अंदर क्या थे, वीक थे, इसी वजह से वो गैसियस स्टेट में थी। क्लियर हो गया। तो यहां पे लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें लिखिए C1 to C4, C1 मतलब कार्बन 1 से लेके C4 तक, ये सारे के सारे क्या है, हमारे गैसेस हैं। C1 to C4 आर गैसेस, C5 to C17 आर लिक्विड्स, and C18 onwards are gases, sorry, waxy solids, sorry, are waxy solids, ठीक है ना। उसकी मोमबत्ती बना के भेज देते हैं, लो भैया, राइट, वैक्सी सॉलिड्स। तो मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रही है, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, और वो लिक्विड गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में मूव कर रही हैं। अब इनके बीच में कौन से फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होंगे, एल्केन्स में। ओके, चलिए एक सिंपल सी कहानी करते हैं। आप लोग ना ऐसे करिए जरा, करा हुआ, क्या हुआ था, आगे थी, राइट, ओके, अपने आप आ जाते, छोड़ो वो तो मजाक करो। आपने देखा होगा आपकी बुक्स ऐसे रखी हुई थी, चिपक गई थी, क्यों चिपकी थी वो, गम डाल के रखी थी उसमें, या वो जो आपने पढ़ाई के करते हुए जो गम इकट्ठा हुआ था आपका, है ना, क्यों सही साहब, बहुत गम थे, तो वो गम की वजह से गम चिपक गई, वो गम थे उसकी वजह से चिपक गई। क्यों चिपकी होगी भाई, अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो जाएगा। जिस दिन फुल मून होता है, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन सी में टाइड्स आती हैं, ग्रेविटेशन, राइट। अब वो ग्रेविटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ, यू नो, अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज, है ना, बॉडी के साइज के ऊपर, राइट। ऐसे ही हमारा एक और फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं वेंडरवल फोर्सेस, पढ़ा है हमने। वेंडरवल फोर्सेस भी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर। मोर द सरफेस एरिया, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
आपकी बुक्स ऐसे नहीं चिपकती, ऐसे चिपक जाती हैं। क्यों? बिकॉज सरफेस एरिया ज्यादा था। तो ऐसे ही हुआ जब हमने एल्केन लिया, मिथेन लिया, मिथेन का साइज छोटा था, इथेन का साइज बड़ा हुआ, प्रोपेन का और बड़ा हुआ, ब्यूटेन का और बड़ा हुआ, तब तक वो गैसियस स्टेट में थे। अब जैसे ही वो पेंटेन में गए तो वो लिक्विड स्टेट में दिखने लगा, 6 वाला और बड़ा हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा और बड़ा। अब वो क्या हो रहा है, उनके साइज बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हुआ? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। समझ आ रहा है? तो जैसे जैसे साइज बढ़ता गया वैसे वैसे वो लिक्विड गैसियस से लिक्विड में गए, लिक्विड से सॉलिड फेज में जाना शुरू किया उन्होंने। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए। देयर आर फोर्सेस, देयर आर वेंड्रेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनका रीजन है नहीं। देयर आर वेंड्रेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन van der Waals forces of attraction and it depends on the magnitude of this force depends on and it depends क्या लिखा है, and magnitude of this force depends on surface area। ठीक है जी? किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया? सरफेस एरिया के ऊपर। ग्रेटर द सरफेस एरिया स्ट्रॉन्गर द van der Waals forces। greater the surface area stronger is the van der Waals forces। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन में अमंग आइसोमेरिक एल्केन्स, among isomeric alkanes, boiling point decreases with increase in ब्रांचिंग। इंक्रीज इन ब्रांचिंग कैसे हुआ? देखो भाइयों, हमने यहाँ पे पेंटेन लिया 1 2 3 4 5। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इतने कॉमन एरिया में आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इसके नीचे आएगा, ये दिस इज द कॉमन एरिया। सेकंड वाले में गए 1 2 3 4, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये कॉमन एरिया आ गया। दूसरे वाले में कार्बन चेन छोटी हो जाएगी इसके, दूसरे वाले के साथ सरफेस एरिया कम हो गया। 1 2 3 4 एंड 5 इसमें और कम हो गया सरफेस एरिया दूसरे के साथ। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, van der Waals फोर्सेस कम हो रहे हैं, राइट? और बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा? डिक्रीज करेगा। वही चीज मैंने आपको लिखवाई है, अमंग आइसोमेरिक एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है भाइयों बहनों? मेल्टिंग से आप क्या समझते हो? जहाँ पर सॉलिड चीज मेल्ट हो रही है। सॉलिड से कोई चीज लिक्विड स्टेट में जा रही है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? समझ आया? अब सॉलिड स्टेट से कोई चीज लिक्विड स्टेट में जा रही है तो वहां पे कौन से फोर्सेस, मतलब किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? ये किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए? जितना लिक्विड होगा उसका नो नो। देखो कोई भी चीज कितनी बेटर फिट होती है इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब सपोज करो हमने क्या किया, एक नया बच्चा लिया, एक आप जैसे कोई बच्चा था, उसे बोला गया कि भैया दीवार बनाओ, और एक जो प्रोफेशनल होते हैं उनको बोला गया दीवार बनाओ। कौन से वाली दीवार अच्छी बनाएगा? प्रोफेशनल वाला दीवार। जो बाकी हमारे जैसा कोई बना रहा होगा तो भाई हो सकता है उसमें कहीं पे गैप छोड़ दे, है ना? तो क्या होगा, जो बेटर, और अगर वो दीवार बन गई, अब कौन से वाली दीवार ज्यादा बेटर होगी, कौन से वाली दीवार ज्यादा पक्की होगी?
प्रोफेशनल वाली। क्यों? क्योंकि वो जो उसने जो अरेंजमेंट किया था वो बड़ा परफेक्ट था। तो क्रिस्टल लैटिस के ऊपर डिपेंड करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो क्रिस्टल लैटिस में कितने बेटर फिट हो रहा है, ठीक है, कितने बेटर फिट हो रहा है क्रिस्टल लैटिस में, राइट। तो जो चीज जहां बेटर ज्यादा फिट हो रही है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, ज्यादा होएगा, ठीक है। और जो दूर दूर पे है मॉलिक्यूल्स उसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होएगा। समझ आया? क्लियर हो गया? अब मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होते हैं? बिकॉज दे फिट वेरी गुड इन क्रिस्टल लैटिस। इन्होंने सॉलिड स्टेट्स पढ़े हैं, अभी तो चैप्टर ही खत्म हो गया। जो क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट हो रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहने वाला है एज कंपेयर टू कहीं पे भी मॉलिक्यूल्स रैंडम रहने वाले हैं, ठीक है। अब आपने कोल देखा था, कोल में ऐसे ही रैंडम पार्टिकल्स रखे हुए हैं, कोई एक है ना पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं था। बट डायमंड में क्या था, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट था, है ना, जिसकी वजह से हमने बोला था कि इट इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल बिकॉज उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल जाइंट स्ट्रक्चर था, है ना, वो बड़े अच्छे से फिट हो रहा था इन द क्रिस्टल लैटिस। समझ आया? मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, अरेंजमेंट के ऊपर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। क्लियर हुआ? और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। लिख लो ये, ताकि आप लोगों को चीजें कंफ्यूज ना करें, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस भी आप लिख सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस। अब जो कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ही नहीं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, लो होएगा। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, लो। ठीक है जी। आपने देखा होगा प्लास्टिक की बॉटल्स पिघल जाती है गाड़ी में, अब तो आजकल तो नहीं पिघलती, पहले वाली है ना, हमारी गाड़ी थी 800 वो पुश टनी थी, उसके अंदर ना पहले कैसेट्स आती थी, वो कैसेट्स की वो जो बाहर के ढक्कन होते थे वही टेढ़े मेढ़े हो जाते थे अगर वो कहीं डैशबोर्ड पे रह जाते थे, राइट। क्लियर हो गया? तो मेल्टिंग पॉइंट्स में यहां पे क्या आता है, हमारा एक ऑल्टरेशन इफेक्ट आता है। क्या आता है, ऑल्टरेशन इफेक्ट। अब इसमें वो बोलता है कि भैया जो हमारे इवन नंबर के कार्बन एटम्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मतलब हमने क्या किया, C3 से शुरू किया, C3 था, फिर C4 पे गए, फिर C5 पे गए, फिर C6 पे गए। यहां पे जो इंक्रीज था वो बहुत बड़ा था, यहां से यहां गए इंक्रीज थोड़ा सा था, यहां से यहां गए इंक्रीज बहुत बड़ा था। C6 से C7 पे गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? अब इसको समझना कैसे। अब 3 कार्बन वाला था तो एक 3 कार्बन, 3 को छोड़ो, 1 2 3 4 ये वाला था, अभी दूसरे वाले के साथ ऐसे फिट हो जाएगा, कैसे भी घुमाओगे। अब 5 वाले में क्या हो रहा था, वो हो सकता है ऐसा हो जाता था, तो जब ऐसे हो गया तो वह क्या हुआ, दूर दूर हो गए। ऐसे आ गए तो बढ़िया बात है, बट हर बारी ऐसे नहीं आ रहा था, वो क्या हो रहा था, ऐसे फंस जाते थे तो दूर दूर हो गए, तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। 6 वाले में जब इवन में आए तो उस केस में क्या हुआ, फिर से ये बेटर फिट हो गए। क्लियर हो गया? इसको हमने क्या बोल दिया, ऑल्टरेशन इफेक्ट। क्या बोल दिया भाइयों बहनों, ऑल्टरेशन इफेक्ट। लिखिए जरा यहां पे, alkanes with even number of carbon atoms, alkanes with even number of carbon atom have higher melting point, than those with odd number of carbon atoms, than those with odd number of carbon atom. This property is commonly known as alteration effect. This property is commonly known as alteration effect. राइट? और वैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, विद इंक्रीज इन कार्बन चेन बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करेगा।
लिख लीजिए वहां पे, विद इंक्रीज इन कार्बन चेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट लिखिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी क्या है? ये नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होएगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होएगा। लिखिए दे आर ऑफ नॉन पोलर नेचर they are of non-polar nature and insoluble in polar solvents such as water, alcohol, but are highly soluble in non-polar solvents such as petroleum, ether, benzene, CCl4, etc. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए डेंसिटी। नेक्स्ट वी हैव डेंसिटी। अब डेंसिटी में क्या होगा, जैसे जैसे देखो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। वैसे भी गैस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है और सॉलिड्स की ज्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लिख लीजिए डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन चेन। डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन चेन। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब ये जो आपने पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका यूज हम यहां पे करेंगे। वो सारी चीजों का यूज हम लोग यहां पे करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? राइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है भाइयों बहनों, कि एक चीज हमने यहाँ पे हटाई और उसकी जगह पे दूसरी चीज ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे क्लास चल रही है आप लोग भाई बोलो मत, अगर कोई क्लास चल रही है, अब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आई एम अ फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मुझे रिप्लेस करके फिजिक्स वाले सर आते हैं, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लियर हुआ? बाकी सारी चीजें सेम रही, सिर्फ एक चीज हटी और उसकी जगह दूसरी चीज आके बैठा दी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपने पढ़ा है, राइट? राइट, लिखिए जरा इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, a reaction in which hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by an atom or a group of atoms replaced by an atom or group of atom is called substitution reaction. First लिखिए halogenation of alkanes. Right, halogenation of alkanes. अब हेलोजिनेशन करा रहे हैं, मतलब हेलोजन ऐड करना है,
तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और लास्ट में आता भैया हमारा आयोडीन। राइट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन क्या आ गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। आयोडीन। तो पहले भैया हम लोग करने वाले हैं क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन जो है, अब मीथेन है, इसका हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये सनलाइट क्या करेगा भैया? आएगा और कौन सा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराएगा? पढ़ा आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल्स जनरेट कराएगा, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट जो है मिलता चला जाएगा। CH3Cl होएगा, उसके बाद क्या होगा? CH3Cl फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगा? CH2Cl2, फिर CH2Cl2 फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये बना के देगा CHCl3, फिर CHCl3 फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये बना के देगा हमें CCl4। यहाँ पे HCl निकलता जाएगा। देखो ऑर्गेनिक में एक चीज का ध्यान रखिएगा, बाय प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? कोई भी फर्क वहां पे बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है। समझ आ गया? तो ये हमारा बन गया, दिस इज द क्लोरीनेशन। ठीक है जी। तो यहां पे टेम्परेचर डाल दीजिए, या तो 522 670 केल्विन, 522 670 केल्विन, 522 670 केल्विन, 522 670 केल्विन, ये सारी चीजें कर दी उसने। वहां पे सनलाइट डाल दिया या आपने क्या किया? टेम्परेचर दे दिया यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो भी हमारा ये काम हो जाएगा। राइट, ऐसे ही ब्रोमिनेशन भी सेम होगा, बट ब्रोमिनेशन क्या होगा? इतने रेडिली, मतलब इतने फास्टली रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। सेम मैनर में लिखेगा, ब्रोमिनेशन लिखिए, ब्रोमीन रिएक्ट विद एल्केन्स इन सिमिलर मैनर। Bromine reacts with alkanes in same manner but less readily. This is the product. Clear? Okay. नेक्स्ट लिखिए आइडोनेशन। आइडोनेशन, अब आइडोनेशन में क्या होने वाला है? ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या है? सबसे कम है। आइडोनेशन लिखिए। लिखिए जरा, रिएक्शन ऑफ आयोडीन, reaction of iodine with alkanes is of reversible nature. Right? यहां पे लिखिए HI formed as a byproduct, HI formed as a byproduct is a strong reducing agent, so some oxidizing agent is required to oxidize this HI, Fine.
तो हमने क्या किया, CH4 का आयोडीन के साथ रिएक्शन किया, ये क्या बना के देगा भैया, CH3I एंड HI। अब ये जो HI बना ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू करेगा। HI का हमने HiO3 के साथ रिएक्शन किया, क्या बना के देगा ये, H2O प्लस I2। HI का HNO3 के साथ रिएक्शन कर दिया, NO2 H2O एंड I2। HgO का रिएक्शन कर दिया HI के साथ, तो ये क्या बना के देगा, HgI2 प्लस वाटर। बैलेंस कर लेते हैं हमने, HI5HI प्लस HiO3, this will give us 3I2 and 3H2, right? Second we have 2HNO3, 2HI, ये कन्वर्ट होएगा हमारा 2NO2 2H2O के अंदर। HgO का रिएक्शन किया तो यहां पे ये 2 आ जाएगा। अच्छा, क्लियर है। अब हमने यहां पे क्या क्या कर लिया, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, फ्लोरीनेशन बच गया, लिखिए फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन, अब फ्लोरीनेशन में क्या होगा, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन is not carried out as the reaction is strongly exothermic या extremely vigorous या reactive, you can say exothermic, highly exothermic, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल था। सो इनडायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज डन, and is done by Schwarz reaction, अब what do you mean by Schwarz reaction भाइयों बहनों? हमने क्या किया, CH3 CH2 Cl था, इसका AgF के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो क्या बना के देगा भाइयों बहनों, CH3 CH2F प्लस AgCl। क्लियर है। इसका मैं SbF3 के साथ रिएक्शन कर देता हूं, AsF3 के साथ रिएक्शन कर देता हूं, राइट, Hg2F2 के साथ रिएक्शन कर देता हूं, तो ये क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, बस SbCl3 निकल जाएगा, यहाँ पे AsCl3 निकल जाएगा, यहाँ पे Hg2Cl2 निकल जाएगा। क्लियर है। बाकी सेम है रिएक्शन। क्या किया हमने, फ्लोरीन हटा के, सॉरी कोई और हैलोजन हटा के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हटा के क्या किया, फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भैया, श्वार्ट्ज रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सॉरी, राइट, क्लियर है। तो आज की रिएक्शन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ आप अपना जीओसी रिवाइज करके आइएगा, अपने फ्री रेडिकल्स, मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं, आप फ्री रेडिकल पढ़ के आइएगा, कार्बोकेटायन पढ़ के आइएगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आइएगा, जितने भी इफेक्ट्स थे वो पढ़ के आइएगा। इंडक्टिव इफेक्ट तो श्योरली पढ़ के आइएगा, लिख लीजिए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं, क्योंकि जो आपको रिएक्टिव कराए थे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल्स पढ़ के आना है आपको, कार्बोकेटायन पढ़ के आना है, और इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन।
अगर आपके पास नहीं है नोट्स तो आप जाके वीडियो वापस से चेक कर लीजिएगा, वीडियो वहाँ पे डाली हुई है, ठीक है, जीओसी की थोड़ी डिटेल में वहाँ पे कराया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी तो अगला लेक्चर आपके लिए बहुत ईजी होएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी, चलिए।